बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आप देख रहे हैं MSM मेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है वर्क एंड एनर्जी। ये चैप्टर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे और जबकि इसका जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम एनर्जी को पढ़ेंगे। ये दोनों एक जैसे टर्म्स हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इस वजह से हम इनको इकट्ठा पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्क के रिलेटेड है, उसको समझते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड यूज़ करते हैं वर्क, जिसका मतलब कोई काम करना होता है। लेकिन जो हम अपनी डेली लाइफ में वर्क बोलते हैं और जो फिजिक्स में वर्क बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस है। मेन डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं कि हम अपनी डेली लाइफ में जो वर्क का जिक्र करते हैं वो ऐसे है कि अगर कोई एक काम है तो वो वही एक काम मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, जबकि फिजिक्स में जो एक काम है, एक वर्क है, वो सबके लिए एक जैसा है। तो डेफिनेटली ये कैलकुलेटेड चीज़ें हैं। तो क्या मेन डिफरेंस होता है, इसको आगे हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो जब भी हम फिज़िक्स में वर्क की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब क्योंकि फ़िज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है, तो ये जो वर्क होगा ये भी साइंटिफिक वर्क कहलाएगा। और जो हम अपनी डेली लाइफ में वर्क की बात करते हैं वो नॉन साइंटिफिक वर्क होता है। ठीक है, तो फिजिक्स में जब वर्क की बात करेंगे तो कौन कौन सी दो चीज़ें होंगी, तो सबसे पहली है, उसमें हम जिक्र करेंगे हमेशा फोर्स का। ठीक है, और फिर उस फोर्स के लगने की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करते हैं। तो फिजिक्स में वर्क का जब कभी भी हम जिक्र करते हैं तो हम दो टर्म्स को इसमें लाजमी इन्वॉल्व करते हैं। एक फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप जानते हैं, इसको पहले आप स्टडी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में। तो फोर्स जो होते हैं ना, ये आमतौर पर हम दो तरह की फोर्सेस का जिक्र करते हैं। एक वेरिएबल फोर्स होती है और एक कांस्टेंट फोर्स होती है। तो अभी जो हम वर्क डन पढ़ेंगे वो कांस्टेंट फोर्स के रिलेटेड पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि कांस्टेंट फोर्स क्या होती है। एक ऐसी फोर्स जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहती हैं, ऐसी फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। यानी हम उसकी ना तो वैल्यू चेंज कर रहे हैं, फोर्स को कम ज़्यादा नहीं कर रहे, और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर रहे, तो वो कांस्टेंट फोर्स होगी। तो अगर हम कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं तो उस वक्त कितना वर्क होता है, इस चीज़ को अभी के इस क्लास में हमने पढ़ना है। तो हमारा जो बिल्कुल पहला टॉपिक है वो यही है कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। इस बात को डिटेल से समझने के लिए ना, यहाँ पर हमने एक सिचुएशन कंसिडर की है। ये एक ब्लॉक है जिस पर कोई शख्स फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स F इसने इसके ऊपर अप्लाई की। जैसे ये फोर्स लगाएगा तो डेफिनेटली इस फोर्स लगाने की वजह से कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। उस डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ कंसीडर कर दिया D, जो भी उसकी वैल्यू होगी तो हमने उसको D कह दिया। तो फोर्स लगने की वजह से बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट थ्रू सम डिस्टेंस देन वर्क इज सेड टू बी डन। कि जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स लगाने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो डिस्टेंस कवर हुआ है, उस चीज़ को हम वर्क डन कहते हैं। और इसको जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, वर्क को W से रिप्रेजेंट करेंगे तो W इज इक्वल टू FD। लेकिन ये एक मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है वर्क की, और ना ही ये मुकम्मल बात है। उसकी रीज़न क्या है कि हम हमेशा जो फोर्स है ना उसको ऐसे ही हॉरिजॉन्टल तो नहीं ना अप्लाई करेंगे। फोर्स को हम किसी और एंगल पर भी तो अप्लाई कर सकते हैं। चलें इसी बात को हम यहाँ से देखते हैं कि अगर वही ब्लॉक है और इसको अब जो शख्स है वो हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रहा है, बल्कि वो किसी सर्टेन एंगल पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी तो वर्क डन जो होगा वो हमने कैलकुलेट करना होता है। तो वो किस तरह से करते हैं, ठीक है, ये एक सिचुएशन बन सकती है। तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि एक ब्लॉक है जिसको फोर्स F के साथ कांस्टेंट फोर्स, ये बात याद रखें क्योंकि हमारा टॉपिक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। तो हम यहाँ पर जब भी फोर्स की बात करेंगे तो हम कांस्टेंट फोर्स का ही जिक्र कर रहे होंगे। तो ये फोर्स अब की बार किसी सर्टेन एंगल थीटा पर लगाई जा रही है और अभी ये ब्लॉक अपनी पोजीशन A पर मौजूद है। जैसे इसके ऊपर फोर्स F हम एक्ट करवाएंगे तो ये इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करवाएगा और इसको लेकर आएगा पोजीशन B के ऊपर, और पहले की तरह कुछ डिस्प्लेसमेंट B यहाँ पर कवर होगा। अब हमने फोर्स तो इसके ऊपर अप्लाई कर दी और फोर्स अप्लाई करने की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन ये फोर्स लग रही है किसी सर्टेन एंगल के ऊपर। चलिए ये जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई की गई है इसी फोर्स को मैं यहाँ पे एक दफ़ा ड्रॉ कर देता हूँ, फोर्स F को। हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी
और वेक्टर के बारे में हम पहले चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ के आए हैं कि जब वेक्टर किसी सर्टेन डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, यहाँ सर्टेन डायरेक्शन से मुराद मैं थीटा की बात कर रहा हूँ, कि जब वो फोर्स या वेक्टर किसी सर्टेन एंगल पर एक्ट कर रहा होता है तो तब हम जब उसको पढ़ना चाहें तो हम उसको उसके कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करके उसको पढ़ते हैं, हमारे लिए उसको स्टडी करना आसान होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस फोर्स को देखें तो ये भी एक वेक्टर है और किसी सर्टेन एंगल पर एक्ट कर रहा है, तो फिर इसको स्टडी करने के लिए भी हम इसके कंपोनेंट ही बना लेंगे। तो यहाँ से हमने इसके 2 कंपोनेंट बना लें तो डेफिनेटली 2 ही कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट जो इस यहाँ पर जो थीटा होगा, इस थीटा के बिल्कुल सामने बनेगा जो कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, और एक थीटा के साथ बनेगा। मैंने वो दोनों कंपोनेंट यहाँ पर लिख दें, एक फोर्स का एफ साइन थीटा बनेगा और एक बनेगा एफ कॉस थीटा। अब यहाँ पर फोर्स तो हमने एक लगाई, जबकि कंपोनेंट जो है फोर्स के 2 बन गए। इन दोनों में से हमने कौन सा कंपोनेंट यूज करना है? अब यहाँ पर याद रखें कि जो एफ कॉस थीटा है इसकी ये वाली डायरेक्शन है, जबकि एफ साइन थीटा की ये डायरेक्शन है। हम क्योंकि वेक्टर को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली जोड़ते हैं, लेकिन हम उस फोर्स को यूज करते हैं वर्क डन के अंदर जो इफेक्टिव फोर्स का कंपोनेंट होगा। अब हमें क्या पता चलेगा कि इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है और इफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर हम ये देखें ना कि जिस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई है फोर्स का, वही इफेक्टिव कंपोनेंट होता है। तो अगर हम इस एफ साइन थीटा की बात करें तो इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड। तो जब उस शख्स ने इस ब्लॉक को पुल किया था तो इसने अपवर्ड डायरेक्शन में तो किसी किस्म को कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट शो नहीं किया, लेकिन अगर हम एफ कॉस थीटा की बात करें तो उसकी ये डायरेक्शन है और ब्लॉक ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो भी यही इसी डायरेक्शन में था। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट, यानी जिसकी वजह से ब्लॉक के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट हुआ है, वो उसका इफेक्टिव कंपोनेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर जो ब्लॉक का इफेक्टिव कंपोनेंट है वो एफ साइन थीटा नहीं है बल्कि एफ कॉस थीटा है। तो फिर जब हम इसमें जो हम फार्मूला लिखते होते हैं कि W इज इक्वल टू एफ डी, तो यहाँ पर जो F होगा अब F नहीं होगा बल्कि F का कंपोनेंट होगा, और यहाँ हमारे केस में वो कंपोनेंट क्या है? F cos थीटा, क्योंकि इफेक्टिव कंपोनेंट यही है और इसी के डायरेक्शन में इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। अगर हम इनको जरा तरतीब के साथ लिखें तो ये बन जाएगा एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम इसको फिर इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो यहां पर हमने सिर्फ फोर्स का जिक्र नहीं किया बल्कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स की बात की है। ठीक है, तो तब जो हमारे पास वर्क डन होगा ये किसी हद तक नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर ये कंप्लीट वर्क की डेफिनेशन है। तो हम यहां से ये नहीं कह सकते कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वर्क डन। बात ठीक है, लेकिन ये मुकम्मल बात नहीं। लेकिन जब हम साथ में उसका कंपोनेंट इन्वॉल्व करेंगे, कंपोनेंट इन्वॉल्व करने से मुराद है एंगल थीटा इन्वॉल्व करेंगे, तो तब हमारी बात कंप्लीट होती है। तो वर्क डन को जब भी हम स्टडी करेंगे तो हम फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और थीटा तीनों को स्टडी करते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर 2 के अंदर ही कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, डॉट प्रोडक्ट है, तो हम इसको लिखते हैं ए बी कॉज ऑफ थीटा, है ना। या हम इसको वापस लिखें कि हमारे पास ए बी हो कॉस थीटा, तो इसको हमने वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो कॉस थीटा को हटा देते हैं और ए और बी के दरमियान में डॉट लगा देते हैं। तो यही सिचुएशन तो यहाँ पे भी बन रही। अगर हम इस कॉस थीटा को हटा देंगे तो इन दोनों को वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं। तो ये कुछ इस तरह से नहीं लिखे जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर वर्क की एक और डेफिनेशन बन जाएगी जो कि कहलाएगी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये बात हमें पता है कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो आंसर एक स्केलर आता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं कि ये डिपेंड किन किन फैक्टर के ऊपर करता है। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी की डिपेंडेंस को देखना होता है तो हम उसका फार्मूला देखते हैं। तो हमारे पास फार्मूले के अंदर जो है ना वो ये 3 फैक्टर आ रहे थे, जिसका अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया कि एक अप्लाइड फोर्स, एक उस अप्लाइड फोर्स की वजह से होने वाला डिस्प्लेसमेंट, और उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बनने वाला एंगल जो कि एंगल थीटा होगा।
ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करने का क्या मतलब होता है कि इन तीनों वेरिएबल्स में से, मैं इसको वेरिएबल अभी कह सकता हूँ क्योंकि हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। भले यहाँ पर अप्लाई की जाने वाली फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है, लेकिन ये किसी केस में वेरिएबल फोर्स भी हो सकती है। तो ये बातें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊँगा। क्योंकि चलो इतनी बात मैं आपको बता दूं कि जो फोर्स हमने अप्लाई किया, फर्ज करें एक दफ़ा हमने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो हो सकता है जब किसी दूसरे केस में हम 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, तो इस हवाले से ये एक वेरिएबल फोर्स हो सकती है, वेरिएबल फैक्टर हो सकता है। तो जो अप्लाइड फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है और थीटा, ये किस तरह से डिपेंडेंस है कि अगर हम इन तीनों में से किसी एक को चेंज करते हैं तो हमारे पास जो वर्क डन का जो आंसर आता है वो भी चेंज आता है, ठीक है। तो आगे हम जाके इसको मुख्तलिफ सिचुएशन में समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि वर्क डन इज ज़ीरो। कब वर्क डन ज़ीरो होता है, ठीक है। पहली बात, जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर वो फोर्स अप्लाई ना करें, ठीक है, क्योंकि W इज इक्वल टू FD cos थीटा फार्मूला होता है। चले एक दफ़ा मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ कि W इज इक्वल टू FD cos थीटा, ये वर्क का फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर आपने फोर्स लगाई ही नहीं है। जैसे ये शख्स इस दीवार के पास खड़ा है, अब ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में हाथ इसने बांधे हुए हैं, ये किसी किस्म की कोई फोर्स दीवार के ऊपर नहीं लगा रहा। मैं अभी दीवार की बात करूँ तो यहाँ इस सिचुएशन में हमारे पास जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। पहली कंडीशन याद रखें। दूसरे नंबर पर, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए तब भी वर्क डन ज़ीरो होता है। अब अगर यही शख्स दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है, भले यहाँ पे फोर्स तो लग रही है, लेकिन मैं वर्क डन को ज़ीरो कहूँगा, क्योंकि इसके फोर्स लगाने की वजह से दीवार के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं ना हो रही। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो वर्क डन होगा वो फिर से क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो चलो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ कि W इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और यहाँ पर भी W इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तीसरी सिचुएशन क्या होगी कि जब हमारे पास जो थीटा होगा ना, ये 90 डिग्री होगा, तो तब भी वर्क डन ज़ीरो होगा। जैसे कि अगर कोई शख्स बाल्टी उठाता है और उठा के फिर वो चलता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो उसका वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। तो जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में बात की, स्टार्टिंग में बात की कि हमारी डेली लाइफ का जो वर्क डन होता है वो फिज़िक्स के वर्क डन से डिफरेंट होता है। तो अगर कोई शख्स बाल्टी उठा के काम कर रहा है, जिसको अभी मैंने काम करना बोल दिया है, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ हम कहते हैं कि वो वर्क कर रहा है, लेकिन हम फिज़िक्स की रूह से देखें तो ये वर्क नहीं कर रहा। चलिए इसी बाल्टी को हम यहाँ पर बना लेते हैं और उसके ऊपर, क्योंकि उसने इस बाल्टी को उठाने के लिए, बकेट को उठाने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, तो मैंने फोर्स का ये वेक्टर जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में बना दिया। और मान लें कि उसकी जो चलने की डायरेक्शन है वो ये है, राइट डायरेक्शन में वो चल रहा है। अब देखते हैं कि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है जबकि डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल उसी के राइट डायरेक्शन में है। तो इसी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जब हम एंगल देखते हैं ना, तो वो एंगल बनता है यहाँ पर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री जब एंगल बनेगा तो हमारे पास जो वर्क होता है ये इक्वल होता है FD cos ऑफ थीटा। एक बार याद रखें, ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई एक टर्म भी ज़ीरो हो जाए तो सारे का सारा आंसर ज़ीरो हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस बाल्टी के ऊपर फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और आगे कॉज के साथ मैंने जो बनने वाला एंगल देखा वो 90 डिग्री है। अगर हम कॉज 90 को देखें तो ये आंसर होता है ज़ीरो। अब अगर यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देंगे इस जगह पर, तो वो क्योंकि तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ वर्क डन फिर से कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो हमारे पास वर्क डन किस सिचुएशन में ज़ीरो हुआ, जब ये तीनों दो फैक्टर ज़ीरो हो जाए, दोनों या दोनों में से कोई एक, या एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो, तो वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि वर्क डन जो है ये मैक्सिमम कब होता है। तो क्योंकि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो यहाँ पर कॉस थीटा इस्तेमाल हो रही है, तो हमने कॉस की कुछ वैल्यूज़ मुख्तलिफ एंगल के ऊपर यहाँ पर कंसिडर कर लिए कि कॉस अगर 0 डिग्री एंगल बनेगा तो आंसर 1 आएगा इसका, और 30 पर ये आंसर है 0.866 और 45 पर 60, 90, 180 पर -1। तो ये कुछ बड़े फेमस एंगल हैं जो कि आमतौर पर पेपर में पूछे जाते हैं, इसी वजह से मैंने इनको यहाँ पर मैंशन कर दिया, जो कि आपने वैल्यू याद रखनी होती है और हमें याद होती भी है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे एंगल हैं जहाँ पर मैक्सिमम जो है इसका आंसर है। तो मुझे एक बात तो याद रख लें कि हमारे पास जो कॉज है ना, इसकी एक रेंज होती है। कॉज हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की रेंज होती है, कॉज और साइन की रेंज सेम होती है। इसका आंसर जो है ना ये -1 से कभी छोटा नहीं हो सकता,
ठीक है, ये मैं कॉज की रेंज बता रहा हूँ, और 1 से कभी ग्रेटर नहीं हो सकता। कॉज की जितने भी आंसर होते हैं ना वो 1 और -1 के दरमियान में होते हैं, ठीक है, तो ये इसकी रेंज है। हम यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ना इसको भी मैक्सिमम ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये जो -1 होगा, है तो 1 ही ना, भले ही माइनस के अंदर है, तो हम इसको भी मैक्सिमम ही कंसीडर करते हैं। अगर हमने -1 को भी मैक्सिमम कंसीडर कर लिया और 1 को +1 जो है इसको भी मैक्सिमम कंसीडर कर लिया, तो अब देखें तो यहाँ पर जो कॉज की मैक्सिमम वैल्यूज ये 2 ही बनी, और 2 ही एंगल पर बनी, एक 0 डिग्री के ऊपर बन रही है और एक 180 डिग्री के ऊपर बन रही है। अब दरमियान में जो भी वैल्यूज होगी, जो भी वैल्यू होगी वो इससे 1 से छोटी होगी, ठीक है, और -1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे आंसर जो होंगे, यहाँ पर वर्क जो होगा वो इन 2 वैल्यूज़ की निस्बत कम आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वर्क होता है ये इन एंगल के ऊपर है, या तो 0 डिग्री के ऊपर आएगा, ठीक है, या फिर 180 डिग्री। अगर ये 2 एंगल बन रहे हो तो वर्क डन जो हमारे पास होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करके बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से 0 नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर वर्क डन मैक्सिमम होगा। तो 2 सिचुएशन में हम कहेंगे कि वर्क डन हमारे पास मैक्सिमम। ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है ये वाली बातें, तो आपने ऑब्जेक्टिव के लिए ये इनको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव कब होता है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंगल जो है वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो वर्क डन है ये एंगल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमारे पास एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 से कम है, ठीक है, तब हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव होता है। जैसे कि ये शख्स इस ब्लॉक को खींच रहा है और यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का है। अब देखें, अगर ये इस डायरेक्शन में ब्लॉक को खींचेगा तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और ये फोर्स जितनी ज़्यादा लगाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और ना सिर्फ इसके फोर्स बढ़ाने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, बल्कि इस ब्लॉक की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव वर्क डन होगा तब हमारे पास वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा और स्पीड उसकी बढ़ेगी। मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर हम इसको एक दफ़ा कंसीडर करते हैं कि बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर ये जो लाइन है 90 डिग्री वाली, इस 90 डिग्री की राइट साइड पर कोई भी एंगल बनेगा इस तरफ, तो वो हमारे पास पॉजिटिव वर्क को ही शो करेगा, क्योंकि ये जो दरमियान वाली 90 डिग्री है ये अभी हम पढ़ के आए हैं कि यहाँ पर तो वर्क डन होता ही नहीं है, 0 होता है। तो फिर इसकी लेफ्ट साइड पर क्या होगा, चलिए लेफ्ट साइड को देख लेते हैं। तो बच्चों लेफ्ट साइड पर हमारे पास जो वर्क डन होगा ना वो नेगेटिव होगा, यानी एंगल जब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, तो तब वर्क डन नेगेटिव होगा और इससे ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी। मैंने उसी ब्लॉक को दोबारा कंसीडर किया और अब जो फोर्स है 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर हमने लगाई है, तो इस ब्लॉक की जो, अब देखें इसने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करना है, आप फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हैं, तो इसकी स्पीड बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी एंगल मैंने सर्टेन एंगल बना लिया, कंसीडर कर लें 120 डिग्री एंगल है, तो आप अगर एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, 180 के एंगल के ऊपर लगाते हैं, तो तब भी इसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी, और ऐसी सिचुएशन में जो वर्क डन होगा वो हमारे पास नेगेटिव वर्क डन होगा। तो अभी हम देखते हैं कि वर्क का यूनिट क्या होता है। पहले हम जब भी हमने यूनिट बनाना होता है तो उसका फार्मूला लिखना होता है, तो फार्मूला हमें पता है W = FD है, और यहाँ पर जो F है ये फोर्स को शो कर रहा है और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, D डिस्प्लेसमेंट इसका यूनिट होता है मीटर, तो ये बनेगा न्यूटन मीटर, और इसको हम जॉल भी कहते हैं। तो वर्क का जो यूनिट होगा वो जॉल होगा। अब हम ये देखते हैं कि जॉल क्या है, मतलब कि एक जॉल कितना वर्क होता है। जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स की वैल्यू सिर्फ 1 न्यूटन है, और उस फोर्स जो कि 1 न्यूटन है उसके अप्लाई करने से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 1 मीटर हो, तो उस वक्त किए जाने वाला जो वर्क होगा वो 1 जॉल होगा, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि जो 1 जॉल वर्क है ये क्या होगा कि अप्लाई की जाने वाली फोर्स कितनी हो, 1 न्यूटन, और उससे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो, तो तब जो वर्क होगा वो 1 जॉल के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जॉल की डेफिनेशन है,
ठीक है। तो अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फार्मूले से ही हम ये सारी चीज़ें ड्राइव करते हैं, तो यहाँ इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो mL²T⁻², ये बनती है। तो ये कैसे हम बनाते होते हैं, यहाँ से जो हमारे पास वर्क का फार्मूला है, जो कि मैं ऊपर लिख देता हूँ, यूनिट इसका न्यूटन मीटर है, इसको हम बेस यूनिट की फॉर्म में पहले लिखते होते हैं। तो न्यूटन है, तो न्यूटन जो कि इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर भी है मीटर। ये मीटर इस मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और यहाँ सेकंड के ऊपर पावर -2। अब देखें किलोग्राम मैस को शो कर रहा है, यहाँ मैस पावर 1, आगे आ रहा है इसकी लेंथ जो कि मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर लेंथ के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट है सेकंड जो कि टाइम को शो करता है, तो यहाँ पर इसकी पावर -2 है, यहाँ पर भी पावर -2 है। तो इस तरह से हमने इसकी डायमेंशन बनाए। तो अभी हम समझते हैं इसी वर्क डन को ग्राफिकल मेथड से, जो हमारे इस लेक्चर का बिल्कुल लास्ट पोर्शन है। तो ग्राफ से भी हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। तो ग्राफ से वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, तो फिर हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक एक्स वाई एक्सिस के अंदर हम जो है ना वो ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारा है एक्स एक्सिस और इस साइड पर हमारा वाई एक्सिस है। हम क्या करते हैं कि जो एक्स एक्सिस होगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे, जबकि वाई एक्सिस में हम फोर्स को मेजर करेंगे। राइट साइड पर इसी एक्स एक्सिस में राइट साइड पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ेगी और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ना वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है, तो यानी फोर्स की वैल्यू को तो हमने रखना है यहाँ पर कांस्टेंट। अब फोर्स की वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे तो जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे, यानी उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं करेगी। और हमें यह मालूम है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है। तो उस लाइन को खींचने के बाद हम उस रीजन को जो है ना वो शेडेड करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। यानी यहाँ पर ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये फोर्स की लाइन को शो करेगी। चलिए इस लाइन को मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, ये फोर्स की। अब इससे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस चीज़ को चेक करने के लिए हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ऊपर से। अब इसके अंदर ये जो एरिया बना है, ये वाला, ये सारा शेडेड एरिया है। अगर हम ये एरिया फाइंड कर लेना तो हमारे पास इस वर्क डन की वैल्यू आ सकती है, एरिया अंडर द कर्व। ये बात वैसे मैंने आपको पहले चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी समझाई हुई है, बड़ी डिटेल से ये बात पहले हो चुकी है। अगर हमें इसके एरिया फाइंड करना है तो ये एक हमारे पास रेक्टेंगल बन रही, और रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करते हैं। चलिए ये अगर इसकी लेंथ है और ये विड्थ है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। अब जब इनको मल्टीप्लाई किया ना तो ये एफ डी बन रहा है। तो हमने तो ये पढ़ा नहीं था कि जो एफ डी होता है वो तो वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो इसका एरिया आ रहा है, ये एरिया बेसिकली किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, एफ डी के इक्वल। तो यहाँ से हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो है ग्राफिकल मेथड से भी हम इसको बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने किया। लेकिन अगर ये फोर्स कांस्टेंट ना हो, ये फोर्स वेरिएबल फोर्स हो, यानी कि जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये मुसलसल चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जो ग्राफ बनेगा फिर उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं, इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।